शुरू करने से पहले एक छोटी सी कल्पना करते हैं। सोचिए कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी पर केस हो जाता है। अच्छा, मतलब किसी डेटा लीक या प्राइवेसी इशू जैसा कुछ? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। केस इसलिए नहीं होता कि किसी यूजर ने उनके प्लेटफॉर्म पर कोई खतरनाक वीडियो डाल दिया है। तो फिर किस बात पर केस हुआ? केस इसलिए होता है क्योंकि उस ऐप का जो इन्फिनिट स्क्रॉल फीचर है ना। वो फीचर जो स्क्रीन को कभी खत्म ही नहीं होने देता। एग्जैक्टली उस फीचर को कानूनी तौर पर एक खतरनाक और डिफेक्टिव प्रोडक्ट घोषित कर दिया गया है। वेट, एक ऐप के फीचर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मान लिया गया? हाँ बिल्कुल, किसी ब्लास्ट होने वाली कार बैटरी या फेल होने वाले ब्रेक्स की तरह। सुनने में ये किसी साईफाई मूवी का प्लॉट लगता है ना। बिल्कुल लगता है। मतलब सॉफ्टवेयर को फिजिकल प्रोडक्ट से कंपेयर करना थोड़ा अजीब है। लेकिन ये सच में हो चुका है। आज की इस गहरे विश्लेषण में हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री की नींव हिलाकर रखती है। और हमारे पास आज एक बहुत ही सॉलिड सोर्स मटेरियल है इस चर्चा के लिए। सही कहा। हमारे पास 25 मार्च 2024 के लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट के उस लैंडमार्क फैसले की डिटेल्स हैं, जिसमें मेटा और अल्फाबेट यानी यूट्यूब की पेरेंट कंपनी पर केस चल रहा था। हाँ, और उनको मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने और एडिक्शन बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म्स डिजाइन करने का दोषी पाया गया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। क्योंकि अब तक आम धारणा यही थी कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट लोग देखते हैं वो असल समस्या है। राइट, लोग सोचते थे कि टॉक्सिक वीडियोस या फेक न्यूज प्रॉब्लम है। पर अब कानून एक बिल्कुल अलग बात कह रहा है। कानून कह रहा है कि इन एप्स की बनावट ही समस्या है। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पूरा नजरिया ही बदल गया है यहाँ पर। कैसे, मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बहस इस बात पर नहीं हो रही कि किसी रेस्टोरेंट में बनने वाला खाना कैसा है। अच्छा। बल्कि बहस इस बात पर हो रही है कि उस खाने को बनाते वक्त उसमें जो एडिक्टिव केमिकल्स डाले गए हैं, क्या वो कानूनन सही है? ओह वाओ, ये एनालॉजी बहुत सही है। हाँ, कोर्ट रूम में जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए, उन्होंने सीधे तौर पर इन प्लेटफॉर्म्स के कोर आर्किटेक्चर पर सवाल खड़े किए हैं। मतलब उनकी नींव पर ही हमला कर दिया। एग्जैक्टली। ये अब तक के कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि इसने जिम्मेदारी का पूरा बोझ यूजर के सेल्फ कंट्रोल से हटाकर प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी के डिजाइन चॉइसेस पर डाल दिया है। सही पकड़ा। तो चलिए सबसे पहले इस फैसले को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर कोर्ट में हुआ क्या था। हाँ, नंबर्स पर ध्यान देना जरूरी है। सोर्स मटेरियल बताता है कि जूरी में $3 मिलियन कॉम्पनसेटरी डैमेजेस के तौर पर तय किए, जिसमें से 70% मेटा को देना है और बचा हुआ 30% यूट्यूब को भरना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। और भी फाइन लगा था क्या? बिल्कुल, इसके ऊपर से $3 मिलियन तक के प्यूनिटिव डैमेजेस भी लगाए गए हैं। प्यूनिटिव डैमेजेस यानी उन्हें सजा देने के लिए अलग से जुर्माना। हाँ, कॉम्पनसेटरी का मतलब है नुकसान की भरपाई करना, और प्यूनिटिव का मतलब है उनके रवैये के लिए कड़ी सजा देना ताकि आगे ऐसी गलती ना हो। लेकिन इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा लीगल शिफ्ट था, वो पेनल्टी का अमाउंट नहीं था। तो फिर क्या था? वो था कंटेंट की जगह डिजाइन पर फोकस करना। वकीलों ने सबसे बड़ा तर्क यही दिया कि ये प्लेटफॉर्म्स खुद में डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। किस बात पर? जब लोग डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहते हैं तो दिमाग में एक फिजिकल खतरा आता है। जैसे आपने पहले कार के ब्रेक्स फेल होने का उदाहरण दिया था। राइट, ब्रेक्स फेल हो गए तो फिजिकल चोट लग सकती है, पर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करने से किसी को फिजिकल चोट तो नहीं लग रही ना। ये टेक कंपनीज का भी सबसे बड़ा डिफेंस था कोर्ट में। वही ना, अगर किसी को लगता है कि ऐप ज्यादा यूज हो रहा है तो वो ऐप डिलीट कर दे। इसे कानूनी तौर पर एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट कैसे कहा जा सकता है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। उनका मानना है कि सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल चीज नहीं है जो टूट जाए या ब्लास्ट हो जाए। तो फिर जूरी इस बात पर कैसे मान गई? क्योंकि जूरी को जो बात समझाई गई वो फिजिकल चोट के बारे में थी ही नहीं। अच्छा। वो साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बारे में थी। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कानून ने अब डिजिटल फीचर्स को एक फिजिकल मैकेनिज्म की तरह देखना शुरू कर दिया है। फिजिकल मैकेनिज्म मतलब? जैसे इन एप्स में कुछ फीचर्स होते हैं, इन्फिनिट स्क्रॉल ले लीजिए, जहां स्क्रीन कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, वो तो चलता ही रहता है। और ऑटो प्ले, जहां एक वीडियो के खत्म होते ही दूसरा अपने आप शुरू हो जाता है। और नोटिफिकेशंस भी तो होती हैं। बिल्कुल, एल्गोरिदमिक नोटिफिकेशंस जो ठीक उस वक्त पिंग करती हैं जब किसी यूजर का ध्यान भटकाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो वकीलों ने कहा कि ये सब एक्सीडेंटल नहीं है। एग्जैक्टली। ज्यूरी को बताया गया कि ये फीचर्स अनजाने में नहीं बन गए हैं, बल्कि इन्हें इंटेंशनली डिजाइन किया गया है। हाँ, जानबूझकर यूजर के दिमाग को एक डोपामिन लूप में फंसाने के लिए इंजीनियर किया गया है। डोपामीन लूप,
इसे थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं, क्योंकि सोर्स मटेरियल में एडिक्शन की बात बार बार आती है। ये काफी जरूरी पॉइंट है। एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी देता हूं। जब किसी कसिनो की बात आती है तो वहां एक पुरानी मिसाल दी जाती है कि उनकी बिल्डिंग की बनावट ही अजीब होती है। कैसे अजीब? उसमें ना तो खिड़कियां होती हैं और ना ही दीवारों पर कोई घड़ी लगी होती है। ताकि लोगों को वक्त का पता ही ना चले। सही कहा। मकसद ये होता है कि लोग बाहरी दुनिया को भूल जाएं और वहां से बाहर ना जा सकें। क्या हम इन डिजिटल फीचर्स को उस कसिनो वाली एनालॉजी से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि इन एप्स का डिजाइन ठीक उसी कसिनो के साइकोलॉजी पर काम करता है, पर उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड तरीके से। मतलब डिजिटल कसिनो? हाँ, साइकोलॉजी में इसे स्लॉट मशीन इफेक्ट या वेरिएबल रिवॉर्ड स्केड्यूल कहते हैं। ये वेरिएबल रिवॉर्ड क्या होता है? देखिए, जब कोई यूजर अपने फोन की स्क्रीन को पुल डाउन करके रिफ्रेश करता है तो नया कंटेंट लोड होता है। राइट। पर दिमाग को नहीं पता होता कि अगली पोस्ट कितनी इंटरेस्टिंग होगी। हाँ, शायद कोई बोरिंग फोटो आए या कोई बहुत ही वायरल मीम मिल जाए। और ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, यही दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करती है, जो खुशी देता है। डोपामीन सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, ये एंटिसिपेशन का, यानी किसी चीज की उम्मीद का केमिकल है। ओ, मतलब और ज्यादा पाने की उम्मीद। एग्जैक्टली। इन्फिनिट स्क्रॉल और ऑटो प्ले इस उम्मीद को कभी टूटने नहीं देते, वो वक्त का अंदाजा खत्म कर देते हैं। ठीक उसी कसिनो की तरह जहां घड़ी नहीं होती, बाईपास कर देता है और उसकी अटेंशन को पूरी तरह हाईजैक कर लेता है। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. क्योंकि आमतौर पर जब कोई नया टेक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो शायद बनाने वालों को शुरू में पता ही ना हो। हाँ, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कभी कभी। राइट। हो सकता है उनका इरादा सिर्फ लोगों को कनेक्ट करना हो, लेकिन अगर इन प्लेटफॉर्म्स को सच में डिफेक्टिव साबित किया गया है तो इंटेंट कैसे साबित हुआ? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। क्योंकि कोर्ट में सिर्फ ये कह देना कि प्लेटफॉर्म एडिक्टिव है काफी तो नहीं होता होगा ना, वहां ठोस सबूत चाहिए होते हैं। और यही पॉइंट हमें इस केस के सबसे मजबूत हिस्से की तरफ ले जाता है, जिसमें इंटरनल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स और विसल ब्लोअर्स का बड़ा रोल रहा। एग्जैक्टली। कानून में इंटेंट यानी इरादा साबित करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। तो इस केस में क्या अलग हुआ? इस केस में इंटरनल डॉक्यूमेंट सामने आए जिन्हें दुनिया आज फेसबुक फाइल्स के नाम से जानती है। इन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या था? इन्होंने कोर्ट में यह साबित किया कि मेटा जैसी बड़ी कंपनी को बहुत पहले से डेटा के जरिए ये बात पता थी। क्या पता था? कि उनका प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम टीनेज लड़कियों में बॉडी इमेज की समस्याओं को और खराब कर रहा है। ओह, मतलब उन्हें सब मालूम था, ये कोई बाहरी एनजीओ का अनुमान नहीं था? नहीं, ये किसी थर्ड पार्टी रिसर्चर का डेटा नहीं था, ये उनकी अपनी इंटरनल टीम्स का रिसर्च था जो अपर मैनेजमेंट को लगातार बता रहा था कि प्रॉब्लम है, कि उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट एक खास एज ग्रुप के मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन एक मिनट, हाँ। यहाँ टेक कंपनीज का अपना एक आर्गुमेंट भी तो होता है। उनका तर्क होता है कि उनका आखिरी मकसद यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर और फ्रिक्शनलेस बनाना है। राइट, वो फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस की बात करते हैं। वो ये दलील देते हैं कि एल्गोरिदम्स बस वही कंटेंट दिखाते हैं जो लोगों को नेचुरली पसंद आता है, कि यूजर जो देखना चाहता है हम वही दिखा रहे हैं। हाँ, उनका कहना है कि अगर हम उन चीजों को हटा देंगे जो लोगों को पसंद आती हैं तो प्लेटफॉर्म बोरिंग हो जाएगा। तो क्या कोर्ट ने इन दलीलों पर ध्यान नहीं दिया? देखिए, टेक कंपनीज का ये डिफेंस अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है, और इस विश्लेषण में हमें दोनों पहलू देखने हैं। बिल्कुल इम्पार्शियल रहना जरूरी है। उनका स्टैंड यही है कि वो एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो यूजर खुद चाहता है, लेकिन इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो क्या निकल कर आता है? मुद्दा ये था कि जब इंटरनल टीम्स ने फ्लैग किया कि इस फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और बॉडी इमेज इश्यूज। हाँ, तो उस वक्त लीडरशिप ने क्या किया, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो उन्होंने क्या किया? एक्सपर्ट टेस्टिमनी और डेटा ने कोर्ट को साफ दिखाया कि इन प्लेटफॉर्म्स का डिजाइन यूजर वेलबींग से ज्यादा वॉच टाइम को बढ़ाने पर केंद्रित था। ओह, यानी टाइम स्पेंट ऑन ऐप ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। जब उन्हें सेफ डिजाइन और हाई एंगेजमेंट के बीच चुनाव करना था तो उन्होंने हर बार एल्गोरिदम्स को एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ही ऑप्टिमाइज किया। और इस आर्ग्यूमेंट को सबसे ज्यादा ताकत शायद विसल ब्लोअर फ्रांसिस हाउगन की गवाही से मिली। हाँ, उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था इस केस में। सोर्स मटेरियल में उनका जिक्र खासकर किया गया है। उन्होंने बताया था कि कैसे प्लेटफॉर्म डिजाइन सीधे तौर पर कंपल्सिव यूज से जुड़ा हुआ है। राइट, कंपल्सिव यूज। अब ये कंपल्सिव यूज का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करते हैं।
कंपल्सिव यूज का आसान भाषा में मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां यूजर ऐप को बंद करना तो चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। हाँ, उसे पता है कि उसकी नींद खराब हो रही है या उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐप का डिजाइन उसे आसानी से ऐसा करने नहीं देता। तो ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक मजबूरी बन जाती है। एग्जैक्टली। फ्रांसिस हॉगिन ने इंटरनल मैकेनिज्म्स का खुलासा करते हुए बताया कि बिजनेस मॉडल पूरी तरह से अटेंशन इकोनॉमी पर टिका हुआ है। अटेंशन इकोनॉमी, जहां हमारा ध्यान ही प्रोडक्ट है। और इस इकोनॉमी में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। इसलिए सेफली ऑपरेट करने की जगह ग्रोथ और स्क्रीन टाइम को प्राथमिकता दी गई। मतलब प्रॉफिट्स ओवर पीपल। उनकी गवाही ने जूरी को दिखाया कि ये एल्गोरिदम्स एक ब्लाइंड मशीन नहीं है, बल्कि इन्हें ह्यूमंस द्वारा स्पेसिफिकली उन्हीं मैट्रिक्स को हिट करने के लिए ट्यून किया गया है जो कंपल्सिव यूज को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल सही। ये सच में ध्यान देने वाली बात है। एक तरफ इंटरनल डेटा बता रहा है कि यूजर्स के एक बड़े हिस्से पर इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है, और दूसरी तरफ डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, क्योंकि उससे कंपनी के एंगेजमेंट नंबर्स गिर जाएंगे। वही सबसे बड़ा डर था उनका। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत ही बड़ी कानूनी उलझन सामने आती है। कौन सी उलझन? टेक जायंट्स के बारे में हमेशा से यही सुना जाता था कि उन्हें कोर्ट में घसीटना और उनके खिलाफ केस जीतना लगभग नामुमकिन है। हाँ, उनकी लीगल टीम्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। और उनके पास एक ऐसी कानूनी ढाल थी जिसे भेदना बहुत मुश्किल माना जाता था। आप सेक्शन 230 की बात कर रहे हैं? हाँ, तो अब जब इंटेंट और एविडेंस दोनों क्लियर थे, तो सवाल उठता है कि टेक जायंट्स को उनका वो पुराना कानूनी कवच क्यों नहीं बचा पाया। क्योंकि सेक्शन 230 जो कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट का हिस्सा है, वो इस पूरे टेक इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ढाल रहा है सालों से। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस कानून को एक पोस्ट ऑफिस वाली एनालॉजी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? पहले टेक कंपनीज हमेशा यही आर्ग्यूमेंट देती थी कि उनका प्लेटफॉर्म एक पोस्ट ऑफिस की तरह है। ठीक है। अगर कोई किसी को गलत, खतरनाक या नुकसान पहुंचाने वाला खत लिखता है, तो कोई पोस्ट ऑफिस पर केस थोड़ी करता है। सही बात है, पोस्ट ऑफिस ने तो खत लिखा नहीं है। उनका काम तो सिर्फ उस खत को डिलीवर करना है। इसलिए कंटेंट बनाने वाले पर केस होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर नहीं। ये एक बहुत ही मजबूत आर्ग्यूमेंट था जो सालों तक चला। लेकिन नए फैसले ने इस पोस्ट ऑफिस वाले आर्ग्यूमेंट को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आखिर इस कोर्ट ने इस ढाल को कैसे बाईपास किया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। सेक्शन 230 को 1990s के दशक में लाया गया था, जब इंटरनेट एकदम नया नया था। हाँ, उस वक्त इंटरनेट अपनी शुरुआत में था। छोटे छोटे मैसेज बोर्ड्स हुआ करते थे। राइट। कानून बनाने वालों का मकसद था कि इन नए प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाया जाए, ताकि इंटरनेट बिना किसी डर के ग्रो कर सके। और पिछले लगभग 3 डेकेड से कोर्ट्स ने इस कानून को लगातार टेक कंपनीज के हक में ही इंटरप्रेट किया है ना? बिल्कुल। एक बहुत ही मशहूर केस था गोंजालेस वी गूगल। उसमें क्या हुआ था? वहां कोर्ट्स ने साफ कह दिया था कि एल्गोरिथमिक रिकमेंडेशंस के लिए भी प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो कोर्ट का मानना था कि अगर प्लेटफॉर्म अपने एल्गोरिदम के जरिए किसी यूजर के कंटेंट को प्रमोट भी कर रहा है या उसे फिल्टर कर रहा है, तो ये एक एडिटोरियल फंक्शन है और वो सेक्शन 230 के तहत पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। तो फिर इस बार क्या अलग हो गया? अगर पास्ट में कोर्ट्स ने साफ कह दिया था कि एल्गोरिदम्स प्रोटेक्टेड हैं, तो इस जूरी ने उस प्रेसिडेंट को कैसे पलट दिया? यही इस वाकये की सबसे बड़ी कानूनी खूबसूरती और वकीलों का स्मार्ट दावपेच है। कैसा दावपेच? वकीलों ने इस बार कंटेंट पर डायरेक्ट अटैक किया ही नहीं। अच्छा। उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि आपके प्लेटफॉर्म पर ये नुकसान पहुंचाने वाला वीडियो क्यों है। अगर वो ये पूछते तो टेक कंपनीज तुरंत सेक्शन 230 का कार्ड खेल देती। एग्जैक्टली। इसके बजाय उन्होंने पूछा, आपका प्लेटफॉर्म इस वीडियो को खत्म होने के बाद अगला वीडियो खुद ब खुद प्ले क्यों कर रहा है। ओह वाह, उन्होंने पूरा फोकस प्रोडक्ट डिजाइन और उसके फीचर्स पर शिफ्ट कर दिया। जब ये आर्ग्यू किया जाता है कि इन्फिनिट स्क्रॉल या ऑटो प्ले एक डिफेक्टिव फिजिकल फीचर है जो ब्रेन को हाईजैक कर रहा है, तब केस कंटेंट के दायरे से बाहर निकल आता है। कानूनी रूप से सेक्शन 230 थर्ड पार्टी कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है, ना कि प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी के द्वारा लिखे गए उस कोड को जो एडिक्टिव टूल्स बनाता है। इस वर्डिक्ट ने तो एक नया रास्ता ही खोल गया। एक रोड मैप तैयार किया है जहां एल्गोरिदम्स को सिर्फ एक न्यूट्रल कोड की तरह नहीं, बल्कि एक फिजिकल और पोटेंशियली डिफेक्टिव प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स पर हमेशा से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगती आई है। सो
व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार इस कवच को इस तरह से भेद दिया है तो इसका मतलब है कि आगे चलकर तो मुकदमों की बाढ़ी आ जाएगी। बिल्कुल, कॉपीकैट लॉसूट्स आएंगे। ये अब सिर्फ एक कोर्टरूम का मामला नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बनने की कगार पर है। सोर्स मटेरियल भी यही इशारा करता है कि अभी ऐसे 1600 से ज्यादा पेंडिंग लॉसूट्स हैं जो इसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स पर आधारित हैं। 1600? ये वर्डिक्ट तो सच में एक मैसिव कॉपीकैट लिटिगेशन की लहर ला सकता है। कॉपीकैट लिटिगेशन का सीधा सा मतलब वही है कि जब एक ब्लूप्रिंट काम कर जाता है तो सब उसे फॉलो करते हैं। हाँ, जब एक नए तरीके से कोई मुकदमा जीत लिया जाता है तो बाकी वकील उसी सेम पैटर्न को फॉलो करके हजारों और मुकदमे दर्ज कर देते हैं। ये इन ट्रिलियन डॉलर कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। क्योंकि अब उनकी ढाल टूट चुकी है। बिल्कुल, और ये फाइनेंशियल रिस्क सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर्स की पेनल्टी तक सीमित नहीं है। हाँ, 1600 पेंडिंग लॉसूट्स का मतलब है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोटेंशियल फाइन और सालों तक चलने वाली लीगल फीस। लेकिन पैसा इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ी समस्या नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा असर पड़ेगा प्रोडक्ट रीडिजाइन पर, और ये सीधा उनके बिजनेस मॉडल की जड़ पर प्रहार करता है। ओह, मतलब उन्हें ऐप ही चेंज करना पड़ेगा? टेक प्लेटफॉर्म्स को शायद आने वाले वक्त में अपने कोर एंगेजमेंट फीचर्स को लीगली सेफ बनाने के लिए दोबारा डिजाइन करना पड़े, जैसे एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन और एंडलेस स्क्रॉल, जिन्हें उन्होंने सालों की रिसर्च के बाद बनाया था। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हर नया मुकदमा उन्हें पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो वो अपना सबसे बड़ा हथियार, जिसके दम पर वो यूजर अटेंशन गेन करते थे, अब वही उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन चुका है। और बात सिर्फ लॉसूट्स पर खत्म नहीं होती। सरकारें और रेगुलेटर्स जो अब तक सेक्शन 230 की वजह से थोड़े मजबूर थे, वो भी अब कड़ी नजर रख रहे हैं। हाँ, एक पूरा ग्लोबल रेगुलेटरी पुश देखने को मिल रहा है। जैसे यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट की ही बात करें, वहां सरकार पहले से ही बच्चों और टीन्स के लिए इन एडिक्टिव फीचर्स पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। और फेडरल लेवल पे भी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, पूरे यूएस के लिए एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट का प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका क्या असर होगा? इसका मतलब है कि कंपनीज को अपने एल्गोरिथम्स का इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या हो रहा है, उसकी चेकिंग ऑडिट करवानी पड़ेगी। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नई कार जब मार्केट में आती है तो उसका क्रैश टेस्ट करवाना पड़ता है, ये देखने के लिए कि दुर्घटना होने पर वो कितनी सेफ है, या कि इस्तेमाल पर बैन्स या फिर बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बातें चल रही हैं। ये सब दिखाता है कि टेक कंपनीज पर से ट्रस्ट पूरी तरह से टूट चुका है। बिल्कुल टूट चुका है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या टेक कंपनीज आने वाले सख्त कानून बनने का इंतजार करेंगी, या फिर उससे पहले ही कुछ स्टेप लेंगे? वही, क्या वो अपने एल्गोरिदम्स को सोसाइटल इम्पैक्ट के हिसाब से प्रोएक्टिवली बदल देंगी? क्योंकि अब तक तो एल्गोरिदम डिजाइन करने वाली हर इंजीनियरिंग टीम का एक ही मकसद होता था, एफिशिएंसी। हाँ, कि कैसे एक यूजर को बिना किसी रुकावट के ज्यादा से ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर रोके रखा जाए। डिजाइन अब सिर्फ कंप्यूटर साइंस या एफिशिएंसी के बारे में नहीं रहा। इसका एक भारी साइकोलॉजिकल, लीगल और सोसाइटल कॉस्ट है। टेक कंपनीज को अब ये तय करना होगा कि क्या वो हर स्टेट, हर देश में लगातार लीगल लड़ाइयां लड़ना चाहती हैं, या फिर वो सामाजिक रूप से जिम्मेदार एथिकल डिजाइन को अपनाएंगे। जो एल्गोरिदम उनके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत थी, वो ही अब उनकी लीगल वल्नरेबिलिटी बन गई है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसे सिर्फ नया कोड लिखकर सॉल्व नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये सच में डीप पॉइंट है। मतलब एक तरह से ये पूरा टेक इकोसिस्टम आज एक चौराहे पर खड़ा है। सही कहा। तो इस पूरे सोर्स मटेरियल और इस कॉम्प्लेक्स लीगल लैंडस्केप को अगर हम समेटें तो आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि लॉस एंजलिस के उस कोर्ट रूम में जो फैसला हुआ, उसने आने वाले वक्त के लिए बहुत कुछ बदल दिया है। हाँ, इस बात की परिभाषा बदल दी है कि आखिर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है क्या। वो अब सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं रहा, या एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड नहीं रहा जहां लोग अपनी मर्जी से चर्चा करते हैं। कानूनी तौर पर अब इन्हें एक केयरफुली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट माना जा रहा है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी बनावट, जिसका हर एक छोटे से छोटा फीचर किसी मकसद से बनाया गया है। चाहे वो अगला वीडियो ऑटो प्ले होना हो, बार बार आने वाली नोटिफिकेशंस हो, या स्क्रीन पर कभी ना खत्म होने वाला स्क्रॉल हो, सब इंजीनियर्ड है। और अगर उस बनावट से किसी यूजर की वेलबींग को नुकसान होता है, तो कंपनीज अब पुरानी कानूनी ढाल के पीछे छुपकर ये नहीं कह सकती कि हम तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि इस पूरे मुद्दे में टेक कंपनीज का अपना एक पक्ष है कि वो एक पर्सनलाइज्ड और सीमलेस एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। हाँ, दोनों पहलू देखना जरूरी है।
इस चर्चा को इम्पार्शली देखना जरूरी है। लेकिन हाँ, जब भी कोई आम यूजर अपने फोन पर किसी इन्फिनिट स्क्रॉल में खोता है और अचानक उसे एहसास होता है कि पिछले 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला, तो अब ये याद रखना आसान होगा कि उस प्लेटफॉर्म का वो फीचर ठीक वैसा ही काम कर रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। वो कोई टेक्निकल ग्लिच या यूजर की कमजोरी नहीं है। वो एक इंजीनियर्ड सक्सेस है कंपनी के लिए। सही कहा। इन सब के बाद एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली बात दिमाग में आती है। क्या बात? अगर हम इस नए कानूनी रास्ते को आगे बढ़ते हुए देखें, अगर इन सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को आने वाले वक्त में सच में सिगरेट, तंबाकू या अल्कोहल की तरह एडिक्टिव प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाए, जहां कानून ये मानता है कि इनमें लत लगाने की पूरी क्षमता है। हाँ, तो क्या आने वाले भविष्य में ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ किसी भी नए सोशल मीडिया ऐप को ओपन करने से पहले स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक बड़ी सी हेल्थ वार्निंग लेबल देखने को मिलेगी? ओ वाओ, जैसे सिगरेट के पैकेट पर होती हैं। बिल्कुल, जैसे सावधान, इस ऐप का डिजाइन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है और इसका लगातार इस्तेमाल एडिक्शन का कारण बन सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो शायद 5 या 10 साल पहले किसी स्टैंड अप कॉमेडी का मजाक लगती। पर आज के इस लैंडमार्क फैसले के बाद ये रेगुलेटरी हकीकत के बेहद करीब नजर आ रही है। ये एक बेहद अजीब लेकिन जरूरी कल्पना है कि आने वाले वक्त में डिजिटल स्क्रीन्स पर हेल्थ वार्निंग्स होंगी। ये पूरी चर्चा सच में उस गाड़ी के इंजन की बनावट के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। सही कहा। पर अभी उस इंजन की कोर बनावट में छुपी होती है। और अब उस इंजन का ढक्कन दुनिया के सामने खुल चुका है। हाँ, हम आशा करते हैं कि आज के इस गहरे विश्लेषण से इस बदलते हुए डिजिटल और कानूनी परिदृश्य को डिटेल में समझने में मदद मिली होगी। इस टॉपिक पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कोर्ट रूम्स या टेक कंपनीज की बात नहीं है। ये हम सब की डेली लाइफ और आने वाली पीढ़ियों के डिजिटल फ्यूचर से जुड़ी बात है। कीप क्वेश्चनिंग द डिजाइन।